दोस्तों, ये बात है दिसंबर 1997 की, जब तुर्की के एक उभरते हुए नेता ने कुछ लोगों की सभा में एक कविता यानी पोयम पढ़ी। इसका मतलब कुछ इस तरह था कि ये जो मस्जिदें हैं ये हमारी फौजी छावनियां हैं, ये जो गुंबदें हैं ये हमारी हेलमेट हैं, और ये जो ऊंची ऊंची मीनारें हैं ये हमारी मिसाइलें हैं, और ये जो हमारी ईमान वाली आवाम है ये हमारे फौजी सिपाही हैं। इस कविता का पढ़ना था कि मानो इस नौजवान की शामत आ गई। फौरन इसके ऊपर आरोप लगाए गए और इसके ऊपर नफरत फैलाने का इल्जाम लगाया गया और इसे कई महीनों तक जेल में रहना पड़ा। और जो मेयर का पद इसने बड़ी मेहनत के साथ जीता था उससे भी इसे हाथ धोना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस देश में 90 से 95% मुसलमान रहते हो वहां तो इस कविता की तारीफ होनी चाहिए थी, वहां ऐसा क्यों हुआ? मगर दोस्तों, याद रहे यह उस वक्त की बात है जब तुर्की आज की तरह नहीं हुआ करता था, बल्कि आज के दौर से उलट हुआ करता था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो दौर था जब हिजाब जैसी चीजों पर पाबंदी हुआ करती थी, दाढ़ी भी मुश्किल से रखने दी जाती थी। तुर्की के अलावा बाकी और जबानों पर पाबंदी थी। मजहबी तालीम हासिल करना जुर्म माना जाता था और ऐसे ही न जाने कितने कानून थे। वक्त वक्त पर जिस इंसान ने भी, जिस लीडर ने भी और बड़े से बड़े नेता ने भी इन सब चीज़ों की मुखालफत की, इनको बदलने की कोशिश की, उसको बुरा अंजाम भुगतना पड़ा। कई को तो उम्र कैद की सज़ा काटनी पड़ी और कुछ को फांसी की सज़ा तक सुनाई गई। तुर्की के 40-50 सालों के इतिहास को देखते हुए 1997 में लोगों को यही महसूस हो रहा था कि इस कविता को पढ़ने वाले नेता के साथ भी वही होगा जो दूसरे नेताओं के साथ होता आया है, यानी ये नेता अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में काटेगा या इसको गुमनामी की जिंदगी मिलेगी। मगर दोस्तों, किसी ने भी नहीं सोचा था कि सब कुछ इस बार उल्टा होने वाला है और ये नेता इतना ताकतवर हो जाएगा कि जितना तुर्की के इतिहास में आज तक कोई नहीं हुआ। हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं। 1997 में जिस नेता को एक कविता की वजह से जेल में डाला गया और जिस पर बैन लगाकर उसका राजनीति कैरियर खत्म करने की कोशिश की गई, वो नौजवान नेता कोई और नहीं था बल्कि रजब तैयब अर्दगान था, जिसने अभी 2023 में तुर्की का राष्ट्रपति का तीसरी बार चुनाव जीता है। मगर दोस्तों, अब सवाल ये है कि रजब तैयब अर्दगान इतने ताकतवर हुए कैसे? कोई भी नेता 20-25 साल से उन्हें हरा क्यों नहीं पाता? दरअसल दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझिए कि साल 2002 में जिस दौर में रजब तैयब अर्दगान तुर्की की गद्दी पर बैठे थे, उस वक्त तुर्की आज की तुर्की से बहुत अलग हुआ करता था। इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर हद से ज्यादा ऊपर जा चुका था। इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल था। इसके अलावा भी राजनीतिक उठक पटक रहती थी, यानी कोई राजनीति पार्टी ऐसी नहीं थी जो पूरी ताकत के साथ अपनी गवर्नमेंट बना पाती, जिसकी वजह से राजनीति हालात भी खराब रहते थे। बची कुची कसर वहां की आर्मी पूरा कर देती थी। वहां की आर्मी के पास इतनी ताकत थी, जब चाहती जिस गवर्नमेंट के खिलाफ चाहती तख्ता पलट कर देती, और इसी वजह से वो इतिहास में तख्ता पलट करती रहती थी। वहां की आर्मी ने कई नेताओं का तख्ता पलट किया तो कई को फांसी के फंदे पर लटकाया। यानी दोस्तों, उस वक्त की तुर्की की तुलना आज के पाकिस्तान से भी की जा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के भी आजकल के दौर में कुछ ऐसे ही हालात हैं। जब अर्दगान ने तुर्की की गद्दी को संभाला तो हालात बदलते चले गए। इकोनॉमी के मामले में तुर्की ने इतनी तरक्की की जिसका ख्वाब तुर्की में रहने वाले लोगों ने भी नहीं देखा था। इसके अलावा तुर्की ने हर फील्ड में वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी रजब तैयब अर्दगान ने तुर्की के कद को बढ़ाना शुरू कर दिया। देश के अंदर ही एक से एक एडवांस हथियार बनाना शुरू किए और लोगों को ये नारा दिया कि अब हम लोग वेस्ट के बजाय खुद ही हथियार बनाना शुरू करेंगे, यानी हर मामले में वेस्ट के ऊपर नहीं रहेंगे। इसके अलावा उनके राज में तुर्की की आर्मी की भी रैंक बढ़ी। इसके अलावा भी रजब तैयब अर्दगान ने अपने आप को मुस्लिम लीडर भी पेश करना शुरू कर दिया, यानी हर मोर्चे पर अर्दगान ने यह दिखाना शुरू किया कि वो सिर्फ तुर्की के ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम कौम के नेता हैं। और यही वजह है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी अलग हटकर रहती है। ये फॉरेन पॉलिसी का ही नतीजा है कि इलेक्शन जीतने के बाद जहां एक तरफ रूस उन्हें बधाई दे रहा है, तो वहीं अमेरिका और फ्रांस की तरफ से भी उन्हें जीत की मुबारकबाद मिल रही है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अर्दोगान दोनों तरफ से
बनाकर चल रहे हैं और तुर्की के लोग भी अर्दोगान की पॉलिसी को पसंद करते हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा इस चीज़ से भी लगाया जा सकता है कि ज़्यादातर यूरोप कंट्रीज़ में रहने वाले जो टर्कस लोग हैं उनमें से भी ज़्यादातर लोगों ने अर्दोगान को ही वोट दिया है, जबकि चुनाव से पहले यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जितने भी यूरोप कंट्री में रहने वाले टर्किश लोग हैं वो विपक्ष को वोट देंगे, क्योंकि यूरोप में अर्दोगान को नापसंद किया जाता है। यूरोपियन जितने भी सर्वे थे उनमें अर्दोगान को हारा हुआ दिखाया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी यूरोप में रहने वाले लोगों ने अर्दोगान को ही वोट दिया, जिसकी वजह से न सिर्फ दुनिया हैरान है बल्कि इसकी खूब चर्चा भी हो रही है। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि कमेंट्स करें, चैनल पर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।